मिलाकर मतलब शुरुआत में ही कहें, मुझे जो दिखता है, जो पूरी जिंदगी की कमाई से वो घर बनाए, चीख चीख कर कह रही हैं कि क्या 10,000 हम लोगों को इसलिए दिया गया कि हम स्थापना मद में खर्च करते हैं। खर्च हो रहा है, मगर उस नियोजन भवन का क्या काम है जो स्वास्थ्य की बजट को जमीन पे ले जाती है, स्वास्थ्य के हर काम को जमीन पे ले जाती है। आज 6 महीने से उसको पैसा नहीं मिल रहा। हमारा बड़ा बजट कहाँ जा रहा है महोदय? बजट सत्र में बोलने के लिए मुझे मौका दिए, इसके लिए मैं सभापति महोदय, सदन, नेता प्रतिपक्ष और मैं अपनी पार्टी भाकपा माले के महासचिव दीपंकर जी का आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, बजट 26-27 का आकार तो बहुत बड़ा है, दावे भी बहुत ज्यादा हैं, मगर दिशा और इच्छा शक्ति दोनों कमजोर दिखती है महोदय। अगर कुल मिलाकर मतलब शुरुआत में ही कहें तो इस पूरे बजट में मुझे जो दिखता है वो निरंतरता, मुझे जो दिखता है वो निरंतरता के नाम पर ठहराव दिख रहा है महोदय। क्योंकि पिछले वर्ष के बजट की तरह इस बार का भी बजट पुरानी योजनाओं की पुनरावृत्ति करता हुआ दिखता है महोदय। न कोई नई विकास दृष्टि, न बीते साल की विफलताओं की समीक्षा और न ही बदलती सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का जवाब। क्योंकि महोदय, अगर हम कहें कि सामाजिक आर्थिक जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, क्योंकि बहुत जीडीपी की बात हो रही है, बहुत ज्यादा ये मतलब व्यक्तिगत आय की बात हो रही है, प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, मगर महोदय जिस तरह से यह सरकार इस बार बनते ही जिस तरह से गरीबों के घरों को ढहा गया, आप समझ लीजिए कि वो उससे क्या हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। जो पूरी जिंदगी की कमाई से वो घर बनाए, आज उनका घर ढहा दिया गया, तो इससे तो वो व्यक्ति की पूरी जिंदगी की कमाई भी गई और उस कोई प्रति व्यक्ति आय भी नहीं बढ़ेगा और हमारे बजट में ये घाटा भी आएगा। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस पर तो तत्काल रोक लगाई जाए और निश्चित तौर पर क्योंकि बहुत बड़ी बात हो रही है, मैं महिला सशक्तिकरण की पक्षधर हूँ महोदय, लगातार महिला प्रश्नों पे लड़ती रही हूँ। 10,000 रुपया ठीक है आपने महिलाओं को दिया, मगर आज वही महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि क्या 10,000 हम लोगों को इसलिए दिया गया कि हमारा घर ढा दिया जाए। आज वो पूछ रही है, देख लीजिए सोशल मीडिया पे सैकड़ों ऐसे वीडियो चल रहे हैं, उन महिलाओं की चीख आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए ठीक है, वो चीख नहीं बर्दाश्त होगी, रात में कैसे सो पाते हैं इस पर थोड़ा सा सोचिएगा महोदय, कि उन महिलाओं को निश्चित सशक्त हम देखना चाहते हैं, बिहार की महिलाओं को सशक्त देखना चाहते हैं, इसलिए वो मगर इस पर थोड़ा सा विचार इस बजट में करना चाहिए था। दूसरा, यदि अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा के बजट पर अगर हम आते हैं तो फिर विभागवार पर और विस्तार से जाएंगे महोदय, मगर बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं कि बहुत हम आगे बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा हम विकसित जगह में चले गए हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए हैं, मगर यदि हम देखें तो नामांकन दर भी हमारा कम हो रहा है। अगर हम देखें तो 9वां से 10वां के बीच में ड्रॉप आउट बड़े पैमाने पे है। अगर आप ड्रॉप आउट की संख्या अगर हम लोग देखते हैं तो लड़का का 60.8% है और लड़की का 66.7% ड्रॉप आउट आज भी है। तो ये कैसी शिक्षा का विकास की बात कर रहे हैं हम, कि आज हमारा ड्रॉप आउट इतने बड़े पैमाने पे है। अगर हम देख लें कि उच्च शिक्षा की बात हम कर रहे हैं कि हमने उच्च शिक्षा में इतनी महारत हासिल कर ली है, मगर आप अगर देखिए तो आपका आज भी सहायक प्रोफेसर के पद बड़े पैमाने पे खाली हैं, 4,000 से ऊपर प्रोफेसर के पद खाली हैं। किसके बल पे आप उच्च शिक्षा चला रहे हैं महोदय? इस मामले में यदि अगर हम कहें तो छात्र शिक्षक का अनुपात 64% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 29% है। तो इस स्थिति में कैसे ये बजट हमारा कहां चला जा रहा है महोदय? तो इस बात पर कि हम जो शिक्षा में इतना बजट दे रहे हैं वो बजट हमारा कहां जा रहा है, इस पर जरूर हम लोगों को सोचना चाहिए महोदय। दूसरी बात कि हम अपने बजट पे एक बड़ा हिस्सा स्थापना मद में खर्च करते हैं, जिसमें वेतन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन मदों में हम खर्च करते हैं। मगर यदि अगर उस दिशा में हम देखते हैं महोदय कि आज भी हम विकसित बिहार की बात कर रहे हैं, मगर हमारे पास जितने भी अगर बड़े पैमाने पे आज भी हम आउटसोर्स के जरिए अपने कर्मचारियों से काम ले रहे हैं, जो संविदा पर हैं, ठेका और मानदेय पर हैं, तो हमारा बड़ा बजट कहाँ जा रहा है महोदय? हम उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा स्थापना का बजट इस दिशा में बढ़ना चाहिए कि आउटसोर्स, क्योंकि अगर आप देखें आउटसोर्स में हम तमाम कंपनियों को, एनजीओ को शामिल कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा बजट जा रहा है बीच में महोदय। और अगर दूसरी बात हम करें
तो नियोजन भवन इतनी बड़ी बिल्डिंग हम बना करके रखे हुए हैं जिसपे कि सरकार का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, मगर उस नियोजन भवन का क्या काम है? जब आप बेल्ट्रॉन से काम ले रहे हैं, आप आउटसोर्स से ले रहे हैं, आप उर्मिला जैसी कंपनियों से ले रहे हैं, तो नियोजन भवन किस काम का है? बजट का बड़ा हिस्सा तो इसी सब में खत्म हो जा रहा है। अगर उस दिशा में हम देखें कि बजट का बड़ी बात हम कर रहे हैं, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं और बड़ी बात महिला सशक्तिकरण की करते हैं, मगर उस बजट में अगर हम कहें तो हमारी आशा कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य की बजट को जमीन पे ले जाती हैं, स्वास्थ्य के हर काम को जमीन पे ले जाती हैं, आज 6 महीने से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। अब आपका बजट कहाँ चला जाता है? 4,000 कमाने वाली, 5,000 कमाने वाली को 6 महीने से आप पैसा नहीं दे रहे हैं। आप कभी, और ये सिर्फ इस साल का नहीं, अगर आप 23 का देख लीजिए, 24 का देख लीजिए, हर साल 3 महीने 4 महीने इन महिलाओं को पैसा, 3 महीने 4 महीने, हर साल अगर कहिए 4 महीने पैसा इनको नहीं मिलता है। तो ये बजट कहाँ चला जा रहा है? हेल्थ का बड़ी बड़ी बजटें हैं, कहाँ चली जा रही हैं? तो इस दिशा पे सोचना चाहिए महोदय। आप देख लीजिए, गलत आप कह सकते हैं, मगर ये तो आपकी सरकार की बात है, आप इसको उठा के देख लीजिए। 6 महीने से अभी पैसा नहीं मिला है, वो कैसे घर परिवार चला रही। हमको आपको नहीं मिलेगा तो हम लोग छटपटाने भी लगते हैं कि कैसे हमारा चलेगा, मगर वो 4,000 5,000 कमाने वाली को आप नहीं दे रहे हैं। ये माननीय घनश्याम ठाकुर जी ने उठाया था कि जो स्कूल में पढ़ाने वाली हमारी मिड डे मील वर्कर है, उसको 4 महीने से आप पैसा नहीं दे रहे हैं। आपका बजट कहाँ जा रहा है? बहुत बड़ा बजट हम पेश कर रहे हैं, अब तक का सबसे बड़ा बजट हमने पेश किया, मगर जो सबसे जमीन पर काम करने वाले लोग हैं उनको आप पैसा नहीं दे रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी बढ़ी है, मगर वो न्यूनतम मजदूरी लागू हो रही है कि नहीं हो रही है हमारे यहाँ, इस पर भी हमारा बजट, मतलब हमारा, हम देख रहे हैं कि वो लागू नहीं हो रही है। तो इस पर बजट को ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग ले आए तो ज्यादा अच्छा होगा महोदय। अगर आप देख लीजिए, बहुत बड़ी बात होती है, मगर हम अगर देखते हैं तो हमारे बिहार में हेल्थ है, WHO के मानक के मुताबिक हमारा हेल्थ है ही नहीं यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। मैं एक उदाहरण दूंगी, बाकी नहीं। देकुलिया हॉस्पिटल फेनहारा मोतिहारी में है, चुनाव से पहले उसका उद्घाटन हुआ, वो अभी तक वहां चालू नहीं हुआ। कई PSC में हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर अगर गांव में अगर आप कर लीजिए, सारे लोग PMCH आ जाएंगे, सारे लोग एम्स आ जाते हैं, सारे लोग IGIMS चले आते हैं। अगर गांव में आप वो PSC पे सुविधा उपलब्ध करा दीजिए, CSC पे सुविधा उपलब्ध करा दीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मगर आप इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर ये सुविधाएं नहीं मिल रही है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। अगर दवा के नाम पे हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने जेनरिक दवा हम दे रहे हैं, मगर मुझे बता दीजिए कि आपके कितने डॉक्टर जेनरिक दवा लिखते हैं? जेनरिक दवा उनको लेना पड़ता है। आप बात करते हैं कि भाई हम बहुत दवा दे रहे हैं, मगर आप उठा करके देख लीजिए दवा का रेशियो, पर्ची, ये तो हम लोग देखते हैं आए दिन। आप कहिए, ये सारी चीजें सरकारी अस्पताल के ठीक बगल में प्राइवेट क्लिनिक धड़ल्ले से चल रही है। तो इस पे भी थोड़ा, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा बजट दे रहे हैं तो इस बजट का सही में जनता को लाभ मिले, इस पे जरूर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बजट के संदर्भ में रोजगार में तो बहुत, हमारे अगले वक्ता ने भी अपने बजट पर कहा है, तो रोजगार में यदि अगर हम लोग देखते हैं तो निश्चित तौर पर रोजगार, एक बड़ा रोजगार, अगर हमारे रील के माध्यम से हमारे नौजवानों को रोजगार मिलने की बात कर रहे हैं। नहीं महोदय, बस एक 10 मिनट हो गया। बस महोदय, तो निश्चित तौर पर रील के माध्यम से हम रोजगार पैदा कर रहे हैं। कड़ी लगा करके जेल में बंद कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि रोजगार के ख्याल से भी उसको आप दीजिए। और मैं यही बात कहूंगी महोदय, ठीक है आप, तो मैं ये बात कहूंगी कि फिर मैं अंत में बस एक बार फिर से घूम करके आऊंगी कि माननीय मंत्री जी भी हैं, ये हमारी बहनों को, मुख्यमंत्री जी भी हैं, कि हमारी बहनों को जो 6 माह से पैसा नहीं मिला है, आपका सबसे बड़ा बजट है। कभी स्पर्श पोर्टल के नाम पे केंद्र सरकार से पैसा मांगा जाता है, वो जो हमारे यहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति, इतना बड़ा हाथी आप बना करके रखे हैं, वो राज्य स्वास्थ्य समिति के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा विशेष गहन और ध्यान दीजिए। नहीं तो महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगी कि मैं इस चलते सत्र में उन बहनों को पैसा आप दिलवा दीजिए 26-27 फरवरी तक। अन्यथा महोदय, मैं बस, अगर हो सके, अगर ये मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो क्योंकि मैं उनका नेतृत्व करती हूँ, मुझे चारों तरफ से फोन आ रहा है, और अगर नहीं हो पाया तो शायद श्री कृष्ण बाबू के मूर्ति के सामने मैं 28 या 1 मार्च से मैं अनशन पर बैठूं, क्योंकि उन महिलाओं का भूखा पेट और उनके रोते हुए बिलखते हुए बच्चों को मैं नहीं देख पा रही हूँ महोदय। धन्यवाद, आपने मौका दिया।
अभी आप शशि यादव जी को सुन रहे थे। इन्होंने आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया सभी के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। मैं राघवेंद्र बस A to Z पॉइंट से। धन्यवाद।